हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम सेकंड लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बताया था कि जो एयर हम इनहेल करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल पार्ट से एंटर करती है, देन नेजल चैम्बर, नेजल केविटी, और उसके बाद फेरिंग्स में एंटर करती है। फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, और ट्रेकिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे दो डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट, जिनको हम ब्रोंकाई बोल सकते हैं। वो आगे जाकर के सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, और एट लास्ट नैरो ल्यूमन जो ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के रेस्पिरेटरी अल्वेलर जो डक्ट होती है, अल्वेलर डक्ट आगे जाकर के अल्वेलर सैक के अंदर ओपन होते हैं। इट मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लास्ट में ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाकर के एंड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्वेलाई। हमने बताया था कि लंग्स के एक्रॉस 700 मिलियंस अल्वेलाई पाई जाती है, ब्लाइंड सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं अल्वेलाई के एक्रॉस सरफेस एरिया एनहेंस किया जाता है, जिसके बिहाव पर एक तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। दैट इज अल्वेलाई प्रोवाइड रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज सरफेस। नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखिएगा, लंग्स, जैसा कि हमने बताया था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स के अंदर, मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो पेयर्ड लंग्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रोवाइड द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसा कि हमने बताया था कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स। लोकेशन कहाँ पर होती है, याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लंग्स होते हैं वो थोरेसिक केविटी के अंदर पाए जाते हैं। एंड द थोरेसिक केविटी, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है, इनक्लोज्ड बिहाइंड बाय द थोरेसिक वर्टिब्री, बिहाइंड बाय थोरेसिक वर्टिब्री। फ्रंट साइड बाय स्टर्नम, lateral wall by ribs, and base, that is floor, by diaphragm। ये हम बता रहे हैं कि जो लंग्स हैं पेयर्ड, वो थोरेसिक केविटी के अंदर पाए जाते हैं। थोरेसिक केविटी जो कि एक एयर टाइट चैम्बर होता है, और उस एयर टाइट थोरेसिक केविटी की जो वॉल है, फ्रंट साइड में, बैक साइड में, लोअर साइड में किसके थ्रू कोट की जाती है, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। थोरेसिक केविटी, थोरेसिक केविटी जो कि एयर टाइट चैम्बर है, जिसके अंदर पेयर्ड लंग्स पाए जाते हैं, वेल प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है कि थोरेसिक केविटी जो पीछे की साइड में, थोरेसिक जो वर्टिब्री होती है, बैकबोन जो होता है पीछे की साइड में, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है थोरेक्स रीजन में, वो थोरेसिक केविटी को सपोर्ट करता है। फ्रंट साइड के अंदर थोरेसिक केविटी में जो एक सिंगल बोन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी कह सकते हैं। चेस्ट बोन फ्रंट वॉल को बनाती है, थोरेसिक केविटी की जो फ्रंट वॉल है, और थोरेसिक केविटी की जो लेटरल वॉल है वो रिब्स के थ्रू फॉर्म की जाती है, रिब्स। एंड बेस, फ्लोर ऑफ द थोरेसिक केविटी फॉर्म बाय डायफ्राम, एक मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, वो फ्लोर बनाता है थोरेसिक केविटी का। That is, thoracic cavity is a airtight chamber enclosed behind by the thoracic vertebrae, laterally by the ribs
and front wall by the sternum, and thoracic cavity is closed below by the डायफ्राम। नीचे की साइड में जो क्लोजिंग है वो डायफ्राम के थ्रू होती है। ये तो है थोरेसिक केविटी का जो फॉर्मेशन है। इसके अलावा याद रखिएगा जो पेड लंग्स होते हैं जो थोरेसिक केविटी के अंदर पाए जाते हैं वो पेड लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से भी इनक्लोज्ड होते हैं। प्रोटेक्टिव जो कोट होती है लंग्स की, प्रोटेक्टिव कोट्स in the form of pleural membrane, that is each lung left and right lung is enclosed by two membranes जिनको हम प्लूरा कह सकते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि लंग्स को इनक्लोज्ड करती है, विच एक्चुअली आर द लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑफ द थोरेक्स पेरिटोनियम लेयर को रिप्रेजेंट करती हैं वो। एंड जैसा कि हम बता रहे हैं कि डबल प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं जो कि लंग्स को इनक्लोज्ड करती है। अंदर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको हम विसरल प्लूरल कह सकते हैं। और आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरल, विसरल प्लूरल एंड पैराइटल प्लूरल। इन दोनों के बीच में एक केविटी पाई जाती है जिसको हम प्लूरल केविटी कहते हैं। प्लूरल केविटी इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या पाई जाती है? प्लूरल केविटी पाई जाती है। याद रखिएगा इस प्लूरल केविटी के बीच में फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड जो कि प्लूरल केविटी के अंदर पाया जाता है। इस प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है? लुब्रिकेट द प्लूरल मेम्ब्रेन so that they may slide over each other without friction as the lungs expand and contract in respiration। क्योंकि रेस्पिरेटरी एक्ट के दौरान इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान लंग्स जब एक्सपेंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस दौरान ये जो आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं एक दूसरे के ऊपर इजीली फ्रिक्शनलेस मूवमेंट स्लाइडिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर फ्रिक्शनलेस जो मूवमेंट होता है, स्लाइडिंग होती है इन मेम्ब्रेन की, वो किसकी वजह से पॉसिबल है? इस प्लूरल फ्लूइड की हेल्प से, जो कि कौन बनाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन ही बनाती है। नाउ लेफ्ट और राइट जो लंग्स हम बता रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग, इनमें साइज के इक्रोस भी डिफरेंस पाया जाता है। याद रखिएगा जो लेफ्ट लंग होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसका जो साइज है स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट लंग इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द हार्ट। लेफ्ट लंग के एक्रॉस एक केविटी डिप्रेशन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक नोच जिसके एक्रॉस हम कह सकते हैं कि फोर चैम्बर्ड जो हार्ट होता है वो एग्जिस्ट कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्ट को अकोमोडेट करने की वजह से ही लेफ्ट जो लंग होता है उसका साइज स्मॉल पाया जाता है कंपेयर टू द राइट लंग। इसके अलावा जो लेफ्ट लंग होता है, इस लेफ्ट लंग के एक्रॉस और राइट लंग के एक्रॉस कुछ एक्सटर्नल फीचर पाए जाते हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं, जिनकी बिहाव पर लेफ्ट और राइट लंग में कुछ लोब्स बनती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो लेफ्ट लंग होता है उसके एक्रॉस एक ओब्लिक फीचर पाया जाता है, ओब्लिक फीचर, जिसके बिहाव पर लेफ्ट लंग दो लोब के अंदर डिवाइड नजर आता है। बट राइट लंग जो होता है उसमें एक ट्रांसवर्स फीचर होता है और एक ओब्लिक फीचर पाया जाता है, जिसके बिहाव पर यहाँ पर 3 लोब्स नजर आती हैं एक्सटर्नली। कितनी नजर आती हैं? 3 लोब्स नजर आती हैं। याद रखिएगा लंग्स आर डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू लोब्स बाय ग्रूव्स। उन ग्रूव्स को हम क्या बोल रहे हैं? फीचर्स। ये जो ग्रूव्स हैं एक्सटर्नल, इनकी वजह से लोब्स नजर आती हैं। लेफ्ट लंग जिसमें हमने बताया कि लेफ्ट सुपीरियर और लेफ्ट इंफीरियर 2 लोब नजर आ रही हैं, और राइट लंग के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंफीरियर और ओब्लिक और ट्रांसवर्स फीचर की वजह से यहाँ पर 3 लोब्स नजर आती हैं। जैसा कि हमने बताया कि लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग
has a cardiac nose to accommodate the heart on the accommodation site, and each lung weight about 450 grams. इनकी वेट की अगर बात करें तो याद रखिएगा एक सिंगल लंग का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट 450 ग्राम्स होता है. नाउ इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, मतलब किस तरीके से एयर लंग्स के अंदर आती है और कैसे एक्सहेल की जाती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्या है. तो याद रखिएगा लंग्स हैव लिटिल मस्कुलेचर एंड कैन नॉट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर ऑन. मतलब अपने आप जो लंग्स हैं कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड नहीं कर सकता है क्योंकि लिटिल मस्कुलेचर होता है. सो ब्रीदिंग इज ब्रॉट अबाउट बाय ए alternate expansion contraction of the thoracic cavity wherein the lungs lie. It means lungs का जो expansion और contraction होता है वो किस पर डिपेंड करता है, thoracic cavity के ऊपर डिपेंड करता है जिसके अंदर lungs पाए जाते हैं. thoracic cavity जिसमें हमने बताया था कि thoracic vertebrae, front wall sternum, lateral wall ribs और bottom diaphragm बना रहा है. इसी thoracic cavity के बिहाव पर lungs का expansion contraction होता है. And this contraction expansion of thoracic cavity leads to inhale of fresh air, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेशन. क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन. एंड एक्सहेल ऑफ एयर, फाउल जो एयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, एक्सपीरेशन. यही मैकेनिज्म इनका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है हम डिटेल में पढ़ेंगे. याद रखिएगा लंग्स कैन बी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्टेड इन 2 वेज. 2 स्टेप हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जिनके बिहाव पर लंग्स एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जैसा कि जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है बॉटम में हम जो ब्लू डार्क लेयर बना रखी है ये डायफ्राम है जो कि लंग्स को फ्लोर सीट तैयार करके दे रहा है जिसके ऊपर लंग्स टिके हुए हैं. ये जो डायफ्राम होता है ये नीचे की तरफ लेंथ वाइज मतलब फ्लैट हो जाता है. जैसे ही इंस्पायरेटरी एक्ट होता है तो डायफ्राम की जो मसल होती है वो फ्लैट हो जाती है. स्टार्टिंग के अंदर कॉन्वेक्स है, डोम शेप नजर आ रही है, बट यहाँ पर फिर वो फ्लैट हो जाती है. लेंथ वाइज थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होता है. और रिब्स जो कि स्टर्नम और लेटरल वॉल कौन बना रहे हैं, रिब्स बना रही हैं. ये जो रिब्स होती हैं एक तरीके से इंस्पायरेशन के दौरान आउटवर्ड मूव करती हैं. इट मीन्स बाय डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम टू एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट द चेस्ट कैविटी एंड आउटवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स ऑल्सो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट द चेस्ट कैविटी. मतलब आउटवर्ड मूव करेंगी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी और इनवर्ड मूव करेंगी रिब्स तो चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाती है. तो इसी बिहाव पर लंग्स का मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर जैसा कि हम स्टार्टिंग में बताते हैं इंस्पायरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर. एयर जब हम इनहेल करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन. इट अकर्स बाय एक्सपेंशन ऑफ लंग्स विच इज ब्रॉट अबाउट बाय इनलार्जमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी. मतलब इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स एक्सपेंड करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनलार्जमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होगा, डेफिनेटली लंग्स भी एक्सपेंड करते हैं. और थोरेसिक कैविटी का जो इनलार्जमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल. याद रखिएगा यहाँ पर ये जो रिब्स होती हैं इन रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. रिब्स का जो आउटवर्ड मूवमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है. इंटरकोस्टल मसल्स इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा रिब्स का जो आउटवर्ड मूवमेंट है. इट मीन्स लंग्स के क्रॉस, थोरेसिक कैविटी के क्रॉस 2 इंपॉर्टेंट मसल है, एक तो डायफ्राम और दूसरा इंटरकोस्टल मसल, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में हेल्पफुल होंगी. इंटरकोस्टल रिब्स के क्रॉस और डायफ्राम जो कि फ्लोर बना रही है लंग्स का. तो यहाँ पर देखिएगा इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है रिब केज, रिब्स जो होती हैं इज मूव्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड बाय द
contraction of the intercostal muscles present between the ribs and thereby enlarging the chest cavity. जैसे ही इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं इंस्पायरेटरी एक्ट के लिए, तो रिब्स जो होती हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड मूव करती हैं, आउटवर्ड मूव करती है, बाहर की तरफ आती है. एंड ऑन द कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम मसल फ्लैटन, डायफ्राम मसल्स जो होती हैं वो फ्लैट हो जाती है. जैसा कि डायग्राम में हमने बताया था कि शुरुआत में जो डायफ्राम है वो डोम शेप है, कॉन्वेक्स है, बट जैसे ही डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है. इट मीन्स थोरेसिक केविटी का जो साइज है लेंथवाइज बढ़ रहा है, और जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आउटवर्ड मूव कर रही है. इट मीन्स आउटवर्ड मूवमेंट है, लेंथवाइज इंक्रीज है, रिजल्टिंग इन thoracic volume increases. When the chest cavity increases in size, its internal pressure decreases. thoracic cavity का साइज बढ़ेगा, इट मीन्स इंटरनल जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. एंड एज ए रिजल्ट लंग्स इन द रिब केज एक्सपैंड, thoracic वॉल्यूम इंक्रीज होगा. इट मीन्स लंग्स जो होते हैं रिब केज के अंदर वो भी एक्सपैंड करते हैं, और जिसकी वजह से लंग्स में जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक की जो प्रेशर होता है उसके कंपेयर में लंग्स का जो प्रेशर होता है वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से कम हो जाता है, और उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से बाहर प्रेशर ज़्यादा है, लंग्स में प्रेशर कम है. इट मीन्स एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है ग्रेटर प्रेशर की वजह से रसेस इन द बॉडी टू इक्वलाइज द प्रेशर इन द लंग्स. And so decreased pressure inside the lungs draws the air inward. मतलब लंग्स में एयर का प्रेशर कम होने की वजह से ही जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो लंग्स में डिफ्यूज होती है. ये इंस्पायरेटरी जो एक्ट होता है. इसके बाद सेकंड बात करते हैं एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर क्या कहलाएगा? एक्सपायरेशन. जैसे ही आप इंस्पायरेशन करते हैं, श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं तो आपकी जो चेस्ट होती है बाहर की तरफ आती है, बट जैसे ही आप एक्सपायरेशन करेंगे, श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो आपकी जो चेस्ट है अंदर की तरफ जाती है. इट मीन्स जो एक्सहेलेशन होगा उस दौरान इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो मसल होती हैं वो रिलैक्स करती हैं. ये दोनों मसल इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, बट एक्सपायरेशन होता है तब दोनों ही मसल्स रिलैक्स होती हैं. इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होने का मतलब है ये जो रिब्स होती हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं. पहले आउटवर्ड मूव कर रही थी और अब अंदर की तरफ मूव करेंगी. कौन? रिब्स. इनवर्ड मूवमेंट. डायफ्राम जब मसल रिलैक्स होगी तो डायफ्राम वापस किधर जाएगा? ऊपर की तरफ, अपवर्ड. इट मीन्स डोम शेप हो जाता है. इट मीन्स रिब्स अंदर की तरफ आ रही है, डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. दैट इज बोथ दिस मूवमेंट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक केविटी, और थोरेसिक केविटी का वॉल्यूम अगर कम होगा देन लंग्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज. लंग्स अपनी ओरिजिनल साइज में चले जाएंगे. उसकी वजह से एयर रसेस आउट ऑफ द लंग्स ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द लंग्स. लंग्स का साइज अगर कम होगा, प्रेशर अगर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से जो एयर होती है लंग्स के अंदर वो आउटसाइड एक्सहेल कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर. ये है एक्सपायरेशन एक्ट. एंड दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो कंप्लीट मैकेनिज्म है कि किस तरीके से इंस्पायरेशन होगा, किस तरीके से एक्सपायरेशन होगा. तो यहाँ पर याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट मसल्स हमने बताई है, इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल, जो कि थोरेसिक केविटी के इंक्रीज होने या वॉल्यूम के डिक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. इंस्पायरेशन के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सपायरेशन के दौरान रिलैक्स हो जाती है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इस रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में हमारे दो टॉपिक और बचते हैं. फर्स्ट, गैसेस एक्सचेंज, लंग्स टू अल्वेलाई टू ब्लड, ब्लड टू सेल. गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. उसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड लाइफ प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे. ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे. थैंक यू.